विश्व व्यापार संगठन दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में विवाद फैल गया है एक देश के कारण। विवाद यह है कि एक देश जो कि अपने आप को एक तरफ तो अमेरिका से ज्यादा पैसे वाला बताता है, दुनिया में सबसे विकसित राष्ट्र बताता है, और वही देश अपने आप को जब कैटेगराइज करने की बारी आती है तो कहता है कि हम अभी विकासशील देश हैं। चर्चा हो रही है चीन के बारे में। आप कहेंगे सर चीन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। हमने कहा ये चीन के बारे में चर्चा नहीं, असल में चर्चा तो WTO के बारे में है, वर्ल्ड बैंक के बारे में है, और आप इस जानकारी को पूरी शिद्दत और जानकारी के साथ सुने, निश्चित ही आपको इसके साथ बहुत सारा कंटेंट प्राप्त होने वाला है। आइए जानकारी प्राप्त करिए। साथियों, बहुत सारे देश दुनिया भर के अंदर आपस में व्यापार करते हैं, और व्यापार करते समय वो व्यापार में किसी प्रकार की गुस्ताखी ना कर दें, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में एक मुख्यालय बनाया गया जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। उस विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से जब देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो ख्याल रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक गरीब देश इसलिए पिसता हुआ चला जाए क्योंकि सामने वाले अमीर देश से व्यापार करते समय वो अपने नियमों को खुलकर नहीं रख पाया। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकली, एक तरह से समझिए कि नए युग में प्रवेश करी, तो उस समय पर एक एग्रीमेंट किया गया जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा गया। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ने बहुत सारे समय तक दुनियादारी को खूब सारा ज्ञान दिया। 1995 के मध्यान्ह तक GATT दुनिया भर के देशों के बीच में व्यापार कराने का काम करता रहा, लेकिन समय बीतता गया और एक रिफाइन संगठन की आवश्यकता पड़ी और निर्माण हुआ विश्व व्यापार संगठन दैट इज WTO का। आज यह WTO दुनिया के देशों को आपस में व्यापार करते समय बहुत सारे तरीके के रूल रेगुलेशन सुनाता है, लोगों से कहता है कि अगर व्यापार करना चाहते हो तो इस तरह से करोगे तो फायदा रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से हम यदि ये कहें कि साहब एक समय से पहले भारत में बहुत सारी टैक्सीज चला करती थी, लेकिन अब टैक्सीज को ऑपरेट करने के लिए टैक्सी ऑपरेटर बन गए। जैसे आप देखते हैं बहुत सारी जगह पर जब आप टैक्सी परचेज करने जाते हैं, लेने के लिए रेंट पर जाते हैं, तो आपको वहां पर एक यूनियन मिलती है जो कहती है कि सर ये टैक्सी ले लीजिए, सही दाम में मिल जाएगी। इससे दोनों को फायदा हो गया। आप ग्राहक के रूप में आपको यह फायदा हो गया कि इतने सारे लोग एक साथ बोले हैं, इसका मतलब ये चीज सही होगी। उनको यह फायदा हो गया कि वो अब अकेले नहीं रहे, यूनियन में है तो उनकी बात भी ली जाएगी। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय रूप से WTO एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका एक तरह से यह ना समझे कि कोई ऑफिशियल बॉडी है। यह एक प्रकार की ऐसी बॉडी है जिसका उद्देश्य व्यापार को सुगम कराना है। ठीक है साहब, अब न्यूज क्या निकलती है, आइए अब हम चलते हैं। ये साथियों इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है? क्योंकि इसमें दो तरह के विषय जुड़े हुए हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विषय जुड़ा है जो कि पेपर 3 से बिलोंग करता है, और दूसरा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा है वो हमारे गवर्नेंस से संबंधित विषय है और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ विषय है। क्या विषय है, आइए हम चर्चा करते हैं। यहां पर आप देखिए कि WTO के अंदर चाइना ने अपने आप को डेवलपिंग कंट्री का टैग दिलवा लिया। ऐसी स्थिति में बहुत सारे देशों के द्वारा इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब आप पूछेंगे सर ये डेवलपिंग कंट्री होती क्या है? बहुत बड़ा सवाल है और दिमाग में बहुत सारे लोगों के बनेगा भी। क्या सर डेवलपिंग कंट्री का जो टैग है ये WTO खुद देता है क्या? आइए कुछ जानकारी आपको हम बताते हैं। साथियों, असल में डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री का टैग WTO किसी को नहीं देता। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है और कौन सा लीस्ट डेवलप्ड है। यह निर्णय कौन सी एजेंसी करती है? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। दोबारा सुन लीजिए, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र, इनका निर्णय कौन सी एजेंसी करती है? एजेंसी से मतलब समझ रहे हैं आप, अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है कि ये साहब विकसित कहलाएंगे, ये साहब जो है विकासशील कहलाएंगे। ये निर्णय कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको आगे लेके चलता हूं। साथियों, WTO के अंदर दुनिया के देश जो विकसित हो चुके हैं, दुनिया के वो देश जो विकासशील हैं, इनके बीच व्यापार को आसान बनाए रखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विकसित देश जिसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा पैसा है, वो किसी डेवलपिंग कंट्री का कोई नुकसान पहुंचा दे।
कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, बच्चों ने भर भर के आंसर IMF, OECD, वर्ल्ड बैंक, है ना, WTO, ये सारी चीजें लिख तो दी हैं, है ना, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा और बहुत ही गजब तरीके से आश्चर्य होगा, दुनिया की कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो ये डिसाइड कर दे कि कौन सा देश तो विकसित है और कौन सा देश विकासशील है। बोले मतलब, बोले ये देश जो बोलते हैं कि हम विकसित हैं या विकासशील हैं, ये किसने टारगेट दिया? इनने खुद ने टारगेट लिया। मतलब ये अपने आप को डेवलप्ड कहलाने के लिए भी अपने आप से ही नाम मतलब शेख ही बगाड़ते हैं क्या? जी हां। तो बोले इसका मतलब कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। मैंने कहा केवल एक क्राइटेरिया है, और वो किसके द्वारा दिया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्या क्राइटेरिया? वर्ल्ड बैंक ये डिसाइड करती है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सी है। अरे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई तो क्राइटेरिया होगा जिससे यह पहचाना जाए कि डेवलप्ड कौन सी कंट्री है और डेवलपिंग कौन सी कंट्री है। मैंने कहा कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल और केवल वर्ल्ड बैंक ने इनकम के आधार पर कंट्रीज को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, 2 टर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक। यूनाइटेड नेशन केवल एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करता है और वो ये है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं। लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टाइटल है ये। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सी है ये डिसाइड कौन करता है? यूएन डिसाइड करता है। और कौन सी देश वाकई में लीस्ट डेवलप्ड है ये मैं आपके सामने लिस्ट लेके आया हूं, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। यहां पर ए से लेकर के ये जेड तक कुछ देश लिखे हुए हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में है। मैं कुछ शुरुआती नाम पढ़ के सुना देता हूं जिनसे आप रिलेट भी कर लेंगे। अफगानिस्तान, अंगोला, बांग्लादेश, बेनिन, भूटान, बर्किना फासो, बुरुंडी, कंबोडिया, चाड, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, इन्हें लीस्ट डेवलप्ड, इसमें मैक्सिमम देश अफ्रीकी देश हैं। लेकिन जिस पर नजरें आपकी जानी चाहिए वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, अब इसकी भी आज के न्यूज में खैर खबर ली जाएगी। बांग्लादेश भी अपने आप को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कहलवाने में कामयाब हो गया यूनाइटेड नेशन से। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, किसी ने अपने आप को गरीब कहलवा लिया, इससे फायदा क्या है? रुकिए, देखिए बेटा, व्यापार 2 तरीके से होता है ना। मतलब एक तो यह है कि आप व्यापार कर रहे हैं अपनी शर्तों पे कि साहब मैं व्यापार कर रहा हूं, सामान लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। लेकिन एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है कि सर मैं आपके यहां पर सामान लेके आना चाहता हूं, लेकिन मेरे से टैक्स मत वसूलना। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिन देशों को लीस्ट डेवलप्ड कहा गया है, उन्हें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश अपना सामान बेचते समय टैक्स नहीं लगाते। ध्यान से सुनिएगा, यदि बांग्लादेश अपना सामान यूरोपियन यूनियन को बेचता है, सर बांग्लादेश ऐसा क्या सामान बेचेगा? अरे क्या आपको नहीं पता कि बांग्लादेश इस समय टेक्सटाइल का एशिया में सबसे बड़ा हब है। आज जितने भी आप बढ़िया ब्रांडेड कपड़े देखते हैं वो अधिकांश कपड़े बांग्लादेश में ही निर्मित होकर आ रहे हैं। जितने भी महंगे जूते आप खरीदते हैं या तो वो बांग्लादेश में निर्मित है या वो वियतनाम में निर्मित है या फिलीपींस में निर्मित है। वो देश जो अपने आप को लीस्ट डेवलप्ड कहलाने में कामयाब हैं, यूनाइटेड नेशंस की नजर में उनको बहुत सारे देशों के द्वारा मुनाफा क्या दिया जाता है कि उनके ऊपर टैक्स नहीं वसूला जाता, वो अपना माल एज इट इज बेच के चले जाते हैं। याद करिए, चीन के द्वारा बांग्लादेश को हाल ही में एक उपहार दिया गया था। उपहार के नाम पर था क्या? कहा गया था कि बांग्लादेश वालों, यदि तुम चीन में आकर के अपना सामान बेचते हो तो हम तुमसे एक भी चीज का टैक्स नहीं वसूलेंगे, आपको जितने मूल्य में बेचना है बेचिए और अपना लाभ कमाइए, घर जाइए। कहने का अर्थ यह हुआ कि अपने आप में लीस्ट डेवलप्ड होने के फायदे हैं, लेकिन यह अपने आप में बुराई भी है कि आप सबसे गरीब कहला रहे हो। अब चलते हैं सर कि यूनाइटेड नेशन कैसे डिसाइड करता है कि कोई देश लीस्ट डेवलप्ड है। तो चलिए अब मैं इसकी तरफ लेके चलता हूं। साथियों, असल में दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी 2 बैंक हैं, जिनमें से एक का नाम है वर्ल्ड बैंक और एक का नाम है IMF। साथियों, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर साल 1 जुलाई को यह निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है? याद रखना, तथ्यात्मक जानकारी है। हर साल 1 जुलाई को यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सा देश हाई इनकम ग्रुप में आएगा, कौन सा अपर हाई में आएगा और कौन सा लोअर हाई में आएगा। यानी कि सबसे पहले यह डिसाइड किया जाता है, सबसे पहले पैसे वाला किसको कहेंगे, अपर मिडिल इनकम किसको कहेंगे, लोअर मिडिल इनकम किसको कहेंगे और लो इनकम किसको कहेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि देशों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है हर साल
1 जुलाई को, और यह डिसाइड किया जाता है कि हाई इनकम कंट्री किसे कहा जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हाई इनकम कंट्री कहने की कंडीशन हर साल परिवर्तित होती है। 1 जुलाई 2021 से लेकर के 30 जून 2022 तक के लिए जो हाई इनकम कंट्री कहे गए हैं वो हैं जिनके पास पर कैपिटा इनकम, ध्यान से सुनिएगा, प्रति व्यक्ति आय उनके देश में यदि $12,695 से अधिक है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, यह बच्चों को याद होने वाला तथ्य है, इकोनॉमिक्स का बेहतरीन तथ्य है। $12,695 प्रति व्यक्ति आय से यदि किसी की आय अधिक है तो ऐसे देशों को हाई इनकम कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 2, यदि किसी देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय 4,096 से लेकर के $12,695 प्रति व्यक्ति है तो इसे अपर मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करिए, चीन के यहां पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो है $10,435 प्रति व्यक्ति आय, $10,435 प्रति व्यक्ति आय चीन में है। अगर चाइना के अंदर प्रति व्यक्ति आय इतनी है तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी का हुआ? अपर मिडिल इनकम कैटेगरी का हुआ। फिर बनता है लोअर मिडिल इनकम। क्या होता है लोअर मिडिल इनकम का मतलब है यदि किसी देश की आय $1,046 से लेकर $4,095 तक है तो ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? अपर मिडिल कैटेगरी के अंदर, वो लोअर मिडिल कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। बात की जाए भारत की तो भारत की जो आय है वो है $1928 प्रति व्यक्ति आय, $1928 है हमारे यहां पर। 1928 यानी लगभग 2000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय है। इसलिए हम लोग कौन सी कैटेगरी में आ गए? लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर आ गए। और फिर आखिरी है लो इनकम, यानी कि जिसकी $1,046 प्रति व्यक्ति आय से कम है उसे किस में डाला जाएगा? लो इनकम कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। अब इधर देखिए, मैंने कहा हर साल परिवर्तित होती है। इधर देखिए बच्चों, यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा लास्ट ईयर 2020 में यह आय कितनी थी? 12,535। अब कितनी हो चुकी है? 12,695, यानी कि इसके अंदर परिवर्तन प्रतिवर्ष होता है। इसलिए तथ्यात्मक जानकारी याद रखिए। अब एक जानकारी और प्राप्त करिए, भारत की आय कितनी बता दी मैंने? $1928 प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है सर, ये बताइए एक बार के लिए बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने हमें बताया था प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश ने भारत को क्रॉस कर दिया। जी हां, भारत को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश जो है वो पहुंच गया था $1968 प्रति व्यक्ति आय तक, है ना। तो बांग्लादेश ने $1968 प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की थी और भारत के यहां रह गई $1928 प्रति व्यक्ति आय। कहने का अर्थ यह हुआ कि बांग्लादेश की आय तो बढ़ गई, और अगर आय बढ़ गई तो टेक्निकली ये तो लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आ गया। फिर ये अपने आप को लो इनकम कैटेगरी में कैसे डाल सकता है? अब ध्यान से सुनिएगा, जो विवाद हो रहा है असल में वो दो देशों के साथ हो रहा है। किस किस के साथ में? चाइना के साथ में और बांग्लादेश के साथ में। क्या हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश के साथ तो विवाद ये है दुनिया के देशों को कि भाई आपने अपने आप को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री क्यों बोल रखा है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बोलते हो, ये कहते हो कि मुझे इस बहाने दुनिया में माल बेचने का आसानी होगा। ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को लीस्ट डेवलप्ड में डलवा रखा है। यूनाइटेड नेशन, याद रखिएगा फिर से, यूनाइटेड नेशन केवल एक कैटेगरी डिसाइड करती है, दैट इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, सबसे कम विकसित राष्ट्र। उसके अलावा डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन कोई डिसाइड नहीं करता। फिर आप पूछेंगे कि एक बात बताइए, हाई इनकम अपर इनकम ये तो डिसाइड करते हैं। हमने कहा जी हां, तो फिर डेवलप्ड कंट्री कौन है? डेवलप्ड कंट्री खुद से अपने आप को नाम दिया जाता है। ये हाई इनकम और अपर हाई इनकम वाले जो देश हैं, ये अपने आप, ये अपर मिडिल इनकम वाले जो देश हैं, ये खुद से खुद को नामकरण देते हैं कि हम डेवलप्ड हैं। अब आप पूछेंगे कि हम अपने आप को डेवलप्ड नाम क्यों नहीं दे लेते? क्योंकि डेवलप्ड होने के नुकसान होते हैं, फायदे नहीं होते। हमेशा नुकसान होते हैं। नुकसान किस प्रकार से होते हैं? इसका मतलब यह हुआ, मोदी जी ने एक बार, अगर आपको याद हो तो आपसे यह कहा था कि अगर आप लोग एलपीजी पर सब्सिडी लेते हैं तो अपने आप से सब्सिडी त्याग दीजिए।
क्योंकि सब्सिडी सरकारी पैसा है। कुछ याद करिए, मोदी जी ने आपको रियलाइज कराया था, क्या रियलाइज कराया था कि अब आप पैसे वाले हो गए हैं तो सरकार से सब्सिडी क्यों लेते हैं, आप खुद से उसका त्याग कर दीजिए। तो दुनिया के बहुत सारे लोगों ने एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी का त्याग कर दिया। उनको यह एहसास दिलाया गया कि आप पैसे वाले हो गए हैं। पैसे वाले होने का एहसास क्या है? यही है कि आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो आप में से कई लोग अगर ये मानते हैं कि मुझे सरकारी सुविधाएं नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति डेवलप्ड कंट्री की होती है। डेवलप्ड कंट्री कहती है कि मेरे पास बहुत है, मैंने खूब कमा लिया, अब और देशों को कमाने का मौका देना चाहिए। अब आप पूछेंगे ऐसे कौन से देश हैं जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहलवाना पसंद करते हैं? तो साथियों, ऐसे देशों के अंदर अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमें रियायत नहीं चाहिए, हमें काम करने का मौका मिल जाए पर्याप्त है। फिर आप पूछेंगे लीस्ट डेवलप्ड कहलाने का फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि एक बार किसी को अगर आपने लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में डाल दिया तो ये अपने यहां से कोई भी माल इस देश में बना के भेजेंगे। तो WTO इनको एक आइडिया देता है, इनको SNDT देता है, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट। इसे बोलते हैं SNDT, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि यदि आपको कोई देश गरीब मान रहा है तो वो आपकी मदद करेगा। मदद से मतलब यह हुआ कि हो सकता है आपके यहां के उत्पादन को वो एज इट इज परचेज कर ले, या फिर आपके ऊपर सब्सिडी के कोई रोक ना लगाए। आपको जिस तरह से व्यापार करना है करिए, आपको उठाने के लिए, व्यापार को उठाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो लीस्ट डेवलप्ड होने के अपने फायदे हैं। बवाल कहां मचा है? बवाल है इस लीस्ट डेवलप्ड के अंदर बांग्लादेश के पड़े होने से, जो कि अपने आप को लीस्ट डेवलप्ड कहला करके दुनिया के सामने लाभ कमा रहा है। असल में लीस्ट डेवलप होने का लाभ यह है कि दुनिया के बहुत सारे देशों की कंपनी बांग्लादेश में आ गई कि साहब ये तो गरीब है ही, और इसके साथ साथ यहां से हमें और देशों में काम करने का मौका मिल गया। ऐसी स्थिति के अंदर बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ गई, लेकिन अपने आप का टैग यही बरकरार रखा हुआ है, इसका विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ चलिए चीन के। चीन के पास में, चीन अपने आप को डेवलपिंग कंट्री में डाल के रखता है। सर डेवलपिंग में होने का कोई फायदा है क्या? फायदा है ना। क्या फायदा है? यही बात जो मैंने आपसे कहा था, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट। समटाइम्स क्या होता है साथियों, मान लीजिए कि WTO ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कर रखा है। देखिए जो मैं टर्म बोलता हुआ चला जाता हूं फॉर UPSC एंड स्टेट PCS, आप उन टर्म्स को लिखते हुए चले जाया करिए। मैं हर चीज को डिक्टेट नहीं करा पाता हूं, आप अपने लिए छोटे छोटे स्टार पॉइंट बना के लिख लो, बाद में उनको गूगल करके अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करते जाना, क्योंकि वो फिर प्रॉपर तरीके से एक आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है ना? फिर से सुनिएगा। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसे AOA कहा जाता है, उसके अंदर यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी देश एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंदर अपने द्वारा अपने कृषि कार्यों में सब्सिडी देना चाहता है तो डेवलपिंग कंट्रीज को सब्सिडी देने में ज्यादा छूट दी गई है, ज्यादा समय तक छूट दी गई है। वहीं डेवलप्ड कंट्री अपने लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र में मिलने वाली सब्सिडी को लगाम लगा के रखते हैं। ऐसी स्थिति में अब आप विचार करिए कि सर एक बात बताइए कि चीन के द्वारा डेवलपिंग कहलाने का फायदा क्या है? फायदा यह है इसे कि इसे सब्सिडी में राहत देने में भारत का साथ मिल जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, अभी रिसेंटली जब COP26 हुआ था तो चीन और भारत एक ही सुर में बोले थे कि हमें कार्बन की न्यूट्रलिटी 2050 तक नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? चीन वालों, तुमने तो बहुत पैसा कमा लिया, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो फिर तुम कार्बन का उत्पादन रोक क्यों नहीं देते? क्यों अमेरिका जैसे देशों से ही अपेक्षा की जाती है कि वो 2050 तक कार्बन को जीरो कर देंगे? हमको जब डोनाल्ड ट्रंप बोलने लगता है कि हम एनवायरमेंट के नियम नहीं मानेंगे तो बुरा लगता है, लेकिन जब चीन करता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वास्तविकता में चीन ने भी तो वही हरकत कर रखी है ना। वो डेवलपिंग होने का केवल ढकोसला कर रहा है, एक प्रकार से वो लाभ लेने की कोशिश कर रहा है जो इंडिया को मिलना चाहिए। एक प्रकार से चीन उस पूरी कैटेगरी को बिगाड़ रहा है। इसलिए यूरोपियन यूनियन जो है वो इसके विरोध में आके खड़ा हो गया कि एक तरफ तो तुम दुनिया के सामने दातार बने फिर रहे हो, पूरे अफ्रीका को $148 बिलियन का लोन देके बैठे हो और अपने आप को कहते हो कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, जिसकी वजह से तुम बहुत सारे नियमों में छूट पा जाते हो। तुम्हारे पास में ऐसा होता है कि पर्यावरण का कोई भी मुद्दा हो, तुम कह के बैठ जाते हो हम तो डेवलपिंग है साहब, हम थोड़ा लंबा समय लेंगे कार्बन को कम करने में। इस तरह से तुम अपने आप से व्यापार को डिस्टॉर्ट कर रहे हो और ये WTO के खिलाफ है। ठीक इसी प्रकार से और देशों ने इसके ऊपर आरोप लगाया है कि तुम ट्रेड बेनिफिट्स भी लेते हो, व्यापार करते समय तुमको जो कम परसेंटेज पर टैक्स मिलता है तुम उसका लाभ उठा लेते हो। तो अल्टीमेटली चीन का इन दिनों विरोध हो रहा है। तो जो न्यूज आपने देखी वो किस बात की न्यूज थी? यहां पर WTO में चाइना का जो डेवलपिंग कंट्री होने का टैग है उसके खिलाफ बहुत सारे देशों ने अपने हिसाब से कंसर्न रेज कर दिया है। यह कह दिया है
कि सर चीन के द्वारा सही काम नहीं किया जा रहा, मार्केट को बिगाड़ने का काम किया जा रहा। आपके दिमाग में एक बेहतरीन सवाल बनेगा, सवाल यह बनेगा, क्या सर आज तक कभी किसी ऐसे कंट्री ने जो हाई इनकम कैटेगरी का हो या फिर अपर हाई कैटेगरी का हो, वो किसी को अपर मिडिल कैटेगरी का कहते हैं, जैसे अपन अपर मिडिल कैटेगरी का हो, और उसने खुद से खुद को कहलवा दिया हो कि मैं डेवलप्ड हो गया, मुझे सहायता नहीं चाहिए, मैं खुद से अपना विकास करना जानता हूं, कोई है ऐसा उदाहरण? बिल्कुल है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, ये दोनों उदाहरण हैं, और रिसेंट उदाहरण में साउथ कोरिया इसका उदाहरण है, जिसने अपने को मिलने वाली सारी सुविधाओं का त्याग कर दिया और कहा कि अब वर्ल्ड को ग्रो करने की आवश्यकता है, हमने ग्रो कर लिया, हम अपने लेवल पर अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से चीन पर प्रेशर बन रहा है। क्या चीन ने कुछ रिप्लाई किया? बिल्कुल रिप्लाई किया। चीन ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम इस पर विचार करके हमें मिलने वाली सुविधाओं का त्याग करना शुरू कर देंगे। यानी कि जिन जगह पर हमें बेनिफिट मिल रहा है, हम उन बेनिफिट्स का त्याग कर देंगे। इसके लिए हम लोग कार्य करना शुरू कर चुके हैं। तो अपने आप में दुनिया के अंदर किस प्रकार से निर्णय हुआ वो मैंने आपको बता दिया। तो एक बात तो आपको यह समझ में आ गई, अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी का पहला ही सवाल आपने जबरदस्त तरीके का पढ़ लिया। WTO के बारे में, नेशंस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सुन लिया। एक और टेक्निकल बात यहां सीख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट यह था कि मैंने अभी हाल आपसे कहा कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा हाई इनकम है, कौन सा लो इनकम है, इसका डिसीजन कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करती है। और मैंने आपसे कहा था कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित होता है। तो बड़ा सवाल बनेगा कि सर एक बात बताइए, प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है? प्रति व्यक्ति आय का क्राइटेरिया क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रति व्यक्ति आय में निर्धारण कौन सी आय का किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 3 तरह की इनकम आपके सामने लिखी हुई है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ तीसरी है जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम। इसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, यानी कि जीएनआई प्रति व्यक्ति के साथ में निकाली जाती है, तब जाके पर कैपिटा इनकम निकल के आता है। किसी सेशन में स्पेशल क्लास के अंदर मैं इन तीनों का अंतर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यदि आप पे कर दिया तो ये सवाल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होंगी। डेवलपिंग होने का फायदा क्या हुआ, मैंने वो आपको बता दिया। WTO के एग्रीमेंट्स में आपको लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड मिल जाता है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया प्रेफरेंशियल सिस्टम क्या होता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी आपको पहले सुविधा दे दी जाती है कि कोई बात नहीं, आप गरीब हैं तो आपके सामान को हम पहले परचेज कर लेंगे, इसे हम GSP के नाम से जानते हैं। ये तमाम जानकारियां मैंने आप लोगों को यहां पर उपलब्ध करा दी हैं। बात की जाए साथियों कि यहां पर फैक्चुअल डेटा के अंदर, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब हम WTO की बात करते हैं तो इसकी जो प्रधान है, इस समय जो हेड है, उनका नाम है नगोजी ओकांचो, जो कि WTO की इस समय हेड महिला बनी हुई है, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी सारी जानकारियां इस सवाल के बारे में। यदि आपको ये जानकारियां समझ में आ रही हो तो इन्हें आप वीडियो के साथ साथ लाइक भी कर लें और अपने प्रॉपर नोट्स भी इसके बारे में डेवलप करते चलें, ठीक है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। मिशन के लिए मैं जानकारी दे दूं, जो भी विद्यार्थी मेरे साथ मिलकर के SSC, डिफेंस, रेलवे या फिर स्टेट PCS जिसमें कि इंडियन पॉलिटी पूछा जाता हो, उन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, SSC CGL, CHSL, JEE, स्टेनो फेज A, फेज 9, इन तमाम एग्जाम्स जिनमें कि इंडियन पॉलिटी डिटेल से पूछा जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछा जाए, और स्टेट PCS और डिफेंस वाले विद्यार्थी ध्यान दें, उनके लिए हमारी क्लासेस वीकेंड पर चल रही हैं। यदि आप चाहते हैं तो इन क्लासेस को यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 ज्वाइन करके SSC कैटेगरी में ज्वाइन कर लें। मेरे रेफरल कोड के साथ होने वाली फ्री क्लासेस भी आज शाम 7 बजे आपको अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी पर उपलब्ध सब्सक्रिप्शंस में आप 10% का डिस्काउंट अंकित 10 रेफरल कोड लगा के प्राप्त कर सकते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे UPSC, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे जो भी हो, वहाँ पर 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त होता है। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें या वेबसाइट से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 46,000 में आपको दिया जाता है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएंगे तो 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको इसके साथ प्राप्त होता है, ठीक है। बात हो अगर SSC की, सेम इसी प्रकार से आप SSC के अंदर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो 7800 रुपये में ले सकते हैं। अंकित 10 यूज करने पर 10% का डिस्काउंट वहां पर भी आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। याद रखिए, आज शाम को 7 बजे आपकी फ्री स्पेशल